नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रेमचंद की कहानी कफन के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का उद्देश्य एवं उनका जो रचना के प्रति, समाज के प्रति दृष्टिकोण है, उसके संबंध में हमने विचार किया था। तत्पश्चात हमने कहानी कफन के कथानक के रूप में उसका सारांश के बारे में चर्चा कर ली थी और आगे घीसू एवं माधव जो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जिनको आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है, उनके चरित्र चित्रण, उनकी चारित्रिक विशेषताओं, उनके व्यक्तित्व पर भी हमने बात कर ली थी। तो इसी संदर्भ में आज हम कफन कहानी की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। समीक्षा के तत्व यदि हम देखें तो कहानी में मुख्यतया 6 माने जाते हैं। पहला, उसका कथानक क्या है, उसके पात्र कौन कौन हैं और उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया गया है। तत्पश्चात कथोपकथन यानी कि संवाद, पात्र कोई ना कोई संवाद बोलते हैं और इसी से कथानक का विकास होता है। संवाद के बिना कहानी लिखा जाना लगभग असंभव है, तो ये इसके प्रमुख तत्व है। कहानी में कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई है, शैली क्या है उसकी, क्योंकि कहानियाँ कई शैली में लिखी जाती हैं। देश काल यानी कि कौन से वातावरण में लिखी गई है, क्या लेखक उस वातावरण को चित्रित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है या नहीं रहा है, इस पर चर्चा की जाती है। और प्रमुख होता है उद्देश्य, यानी लेखक किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अपनी कहानी लिखता है। उसका उद्देश्य समाज को कोई संदेश देना, सामाजिक बुराई पे प्रहार करना, या किसी का उद्देश्य मनोरंजन मात्र भी हो सकता है। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर आज हम कफन कहानी की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से प्रथम 2 तत्वों कथानक एवं चरित्र चित्रण पर हम पूर्व में चर्चा विस्तार से कर चुके हैं और इसके पात्रों के बारे में आपको ध्यान पड़ ही गया है। घीसू, माधव, बुधिया और जमींदार, भिखारी इत्यादि ये सब गौण पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं घीसू और माधव। तो प्रेमचंद जी की कहानी कफन, ये इनकी अंतिम कहानी है जो सन 1936 में चांद हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चांद उस समय की हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। इस लिहाज से देखें तो सन 1986 में ये कहानी अपनी स्वर्ण जयंती मना चुकी है। काफ़ी समय हो गया है इसको लिखे हुए, लेकिन ये वर्तमान समय में उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी उस समय लिखी गई थी। लगता है कि समाज में, सामाजिक स्थिति में, शोषित और शोषक वर्ग में और हमारी जो हिंदू धर्म में पाई जाने वाली जाति प्रथा है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ कमोवेश आज भी हमें गांवों में दिखाई देती हैं और लुका छिपी करते हुए यही परिस्थितियां हमें शहरों में भी दिखाई देती हैं, बस उस पर कोई ना कोई आवरण डाल दिया गया है। दलितों का मान मर्दन करती कहानी कफन पाठकों के हृदय को लहूलुहान कर देने वाली है। सहज सरल भाषा शैली में पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। शिल्पगत उत्कृष्टता, विषय विविधता है। बहुचर्चित कालजयी कहानियों में कफन चर्चित रही
मशहूर हुई, लेकिन साथ साथ विवादास्पद भी रही। भाषा शैली की दृष्टि से समर्थ रचनाकार प्रेमचंद जी के विषय में भीष्म साहनी जी का वक्तव्य है कि मुझे प्रेमचंद जी की ज़बान प्रभावित करती है। उसमें मुहावरा है, लोच है, बोलचाल की ज़बान में जीने वाली सूझ है। प्रेमचंद के बाद ऐसी ज़बान किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि भाषा के प्रति जो खुलापन प्रेमचंद जी में था और जो रचनात्मक प्रयोग वह कर गए, भाषा की जैसी पकड़ उनमें थी वैसी बाद में नहीं देखने को मिलती है। यानी प्रेमचंद जी की भाषा में एक जीवंतता, एक लयात्मकता है और मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करके वो भाषा को इतनी सहज, सरल और सामान्य बना देते हैं, संप्रेषणीय बना देते हैं कि वो संप्रेषणीयता, वो जुड़ाव, वो लगाव बाद के लेखकों में देखने को अपेक्षाकृत कम मिलता है। किसान जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों से उनकी जीवन शैली, मूल्यों, सपनों, इच्छाओं का जो बेहतर वर्णन है वो हमें प्रेमचंद जी के साहित्य में देखने को मिलता है। इस कहानी में भी लेखक ने किसानों की बात की है कि वो अत्यधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति घीसू और बुधिया से अधिक अच्छी नहीं है, यानी उनको परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। कहानी में जो कथोपकथन है वह बहुत ही प्रभावशाली है। छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे संवाद हैं जिससे पाठक बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेता है और कहानी को समझने में और उसके उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। कहानी अपने समय की विसंगतियों पर करारी चोट करती है। वह दलितों के जीवन और उनकी भुखमरी और उनकी दयनीय स्थिति को हमारे सामने लाकर हमारे समाज का जो स्याह पक्ष है, काला पक्ष है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। ग्रामीण परिवेश इसमें जीवंत रूप से हमें दिखाई देता है। शुरू में बातचीत के संवाद से ही वातावरण का स्पष्ट हमें भान हो जाता है कि उक्त कहानी ग्रामीण परिवेश में लिखी गई है और इसके पात्र जो हैं वो दलित जाति से संबंधित हैं। तत्पश्चात हम आर्थिक सामाजिक स्थितियों की निसंगता का भी मानवीय चेतना को झकझोर कर रख देता है। यानी कि घीसू और माधव की इतनी भयानक उनकी गरीबी का चित्रण है कि वो पाठकों को मानवीय चेतना को झकझोर देने वाला है। देश काल और वातावरण को निर्मित करने में यहाँ लेखक को पूर्ण रूप से सफलता मिली है। कहानी को पढ़कर हमें आसानी से भान हो जाता है कि यह भारत का ही कोई छोटा मोटा गांव है और ये सभी पात्र यहीं के हैं। अब यदि हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो प्रेमचंद का उद्देश्य कहानी लेखन का निश्चित रूप से गाँव की जो दलितों की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन करना रहा है। उनकी दयनीय स्थिति ने उनको इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है कि उनकी मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वो अमानवीय हो गए हैं और भूख ही उनकी प्रथम और अंतिम इच्छा बनकर रह गई है। जब भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति की सारी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ, सारी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। ऐसा ही कुछ घीसू और माधव के साथ हुआ है और उनकी जो संवेदनशीलता है वो इस हद तक जा चुकी है कि ना तो उसको अपनी तड़पती पत्नी बुधिया की कराहती चीखें पिघल पाती हैं
और ना ही उनका आने वाला बच्चा उन्हें कुछ भी संवेदनशील बना पाता है। माधव चिढ़कर कहता है कि मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं। संचार की चिंताओं से वह परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो निकम्मे और निठल्ले भी हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के अलावा और वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि जैसा घेसू का चरित्र है, लगभग वैसा ही चरित्र माधव का भी आता है। और माधव और बाप बेटा इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जब से उनकी पत्नी माधव की पत्नी आई है, तब से वो ही उनका पेट भरने का कार्य कर रही है। तो इसके पीछे की स्थिति को समझाते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि इनकी अमानवीयता, निकम्मापन बिना कारण नहीं है, और इनका कारण हमारे समाज के अंदर ही व्याप्त है कि पर्याप्त मेहनत के बाद भी व्यक्ति को भरपेट भोजन और सामान्य उच्च स्तर का तो छोड़ो, मध्यम वर्ग छोड़ो, सामान्य वर्ग का भी इनको जीवन जीने को नहीं मिलता है, जिन्होंने इन व्यक्तियों को कामचोर और निकम्मा बना दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद दलित जीवन की त्रासदी, विडंबना को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, और अपने उद्देश्य में उनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है, तथा पाठकों के समक्ष वह ले जाने में पूर्ण रूप से सफल